हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। लास्ट वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर पढ़ा था आईमेक। उसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। देन वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें पढ़ना है इन दिस मॉड्यूल। तो क्वेश्चन इज, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक is expected to revolutionize trade and connectivity between three continents. Evaluate its potential to reshape India's geopolitical and economic relations with West Asia. What are the key strategic and infrastructural challenges in its implementation? Last class we have discussed about IMEC. IMEC क्यों important था हमने वो पढ़ा था। For three continents, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इसको ध्यान में रखते हुए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो क्वेश्चन आएंगे इस बार, दो इंपॉर्टेंट एरिया सबसे ज्यादा है। एक तो पहला वेस्ट एशिया एंड सेकंड इज द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये दो एरियाज को बहुत अच्छे से, इसके सराउंडिंग जो भी टॉपिक्स बनते हैं, ग्रुपिंग्स बनते हैं, फॉरेन रिलेशंस डेवलप होता है, इंडिया का पोजिशनिंग, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सारा चीज हमें डिस्कस करना है। तो दिस टाइम हैविंग हाई पोटेंशियल की क्वेश्चन इंडो पैसिफिक या वेस्ट एशिया। इंडो पैसिफिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वेस्ट एशिया में बहुत सारे डेवलपमेंट है। तो हमने आईमेक के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे कनेक्टिविटी पे काम करेगा, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव रूट बना है जो सुएज कैनाल, रेड सी को ध्यान में रखते हुए, चाइना का प्रेजेंस इन द वेस्ट एशिया, उसको काउंटर करने के लिए, और इंडिया का पोटेंशियल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वी आर मोर फोकसिंग वेस्ट एशिया। तो हमारे लिए दिस कॉरिडोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान के साथ हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ईरान इज़ वन ऑफ द कोर पार्टनर लाइक यूएसए एंड रसिया। तो ईरान के साथ हमारा जितने भी डेवलपमेंट्स है वो भी हमें बहुत अच्छे से देखना है, और ये एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर है, उसको भी समझना है। नाउ पोटेंशियल टू रीसेप इंडिया जियोपॉलिटिकल, हमने बात किया था कि इंडिया का नाउ शिफ्टेड इंडो पैसिफिक से वेस्ट एशिया की तरफ, और यूएसए इज वन ऑफ द कोर पार्टनर रिगार्डिंग वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे ये सब जियोपॉलिटिकल पोटेंशियल बन रहा है, एनर्जी को लेकर, इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए। तो बहुत सारे पोटेंशियल है, जियोपॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक रिलेशंस हो। व्हाट आर द की स्ट्रेटेजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस वी हैव डिस्कस अराउंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, क्योंकि बड़ा रीजनल में इनस्टेबिलिटी बना हुआ है। हमने चैलेंजेस में लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पढ़ा था, उसके बाद ईरान को लेकर जो एक साइडलाइन किया गया है, चाइना का प्रेजेंस। तो दिस ऑल आर द स्ट्रेटेजिक एंड लॉजिस्टिकल चैलेंज। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर आपने जो आईमेक हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। हमने सारा पॉइंट को डिस्कस किया। नाउ वी मूव टू टुडे इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फर्स्ट वन इज द क्वाड। तो आज हम क्वाड पढ़ेंगे, और साथ साथ में दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्ट एशियन क्वाड, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है क्वाड। क्वाड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने अभी भी बताया, इंडो पैसिफिक रीजन और वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में आईमेक हुआ, वेस्ट एशिया क्वाड हुआ, वेस्ट एशिया रिलेशंस, ईरान को लेकर, इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और क्वाड की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन, हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन न्यूज में रहता। तो नाउ व्हाट इज क्वाड? क्वाड इज quadrilateral security dialogue. We can say it is an informal group regarding to ensure फ्री ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। तो क्वाड में जितनी कंट्रीज है उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, फ्री ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। इट मीन्स दैट द सेंटर पॉइंट इज क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन। एंड दिस 4 कंट्रीज आर इंडिया, USA, Australia, Japan. So these 4 countries which having in Quad playing important role to counter China and ensure free open prosperous Indo-Pacific region. अब Indo-Pacific region थोड़ा सा समझिए, क्वाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों Indo-Pacific region पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसी को फोकस कर रहे हैं। We see through the map, मैं हमेशा बोला कि मैप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड IR एंड द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट। अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन देखिएगा तो दिस इज द इंडियन ओशियन एंड दिस इज द पैसिफिक ओशियन। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट एरिया था वो था एशिया पैसिफिक।
एशिया पैसिफिक जो रीजन था या एक ग्रुप था, एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली दोज कंट्रीज हु लाइंग इन पैसिफिक एरिया। तो एशियन कंट्री जो पैसिफिक में लाई करती थी और जो पैसिफिक कंट्रीज थे वो उनका एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग और बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। इंडिया कभी नहीं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन पाया क्योंकि अगर जो जोग्राफिकल लोकेशन देखिएगा तो इंडिया नॉट लाइंग इन पैसिफिक एरिया, और चाइना हमेशा इंपॉर्टेंट बैरियर बना कि वो चाहता था इंडिया कभी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का मेंबर नहीं बने, बल्कि इंडिया इज वेरी ईगर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इकोनॉमिक ग्रुप है जहां पे नॉन बाइंडिंग है। अगर आपको मन है तो आप डायरेक्ट ट्रेड बैरियर हटाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर कोटा लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर ये नहीं कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दिया जाए रूल्स तो सारे कंट्रीज को फॉलो किया जाए। फॉर दैट रीजन इंडिया ऑलवेज वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। नाउ दिस एशिया पैसिफिक शिफ्ट टू द न्यू जियोपॉलिटिकल थिएटर नोन एज इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देयर हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल रिगार्डिंग इकोनॉमिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक वाइज, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी। तो इंडो पैसिफिक एक नया जियोपॉलिटिकल थिएटर बना है इंटरनेशनल रिलेशंस, वेयर चाइना प्ले क्रिटिकल रोल। चाइना का डोमिनेंस सबसे ज्यादा है एंड इंडिया वांट टू रीस्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज चाइना। अब चाइना को ऐसे तो इंडिया डायरेक्टली नहीं कर सकती। फॉर दैट रीजन जो और इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनका हेजीमनी पे क्वेश्चन उठ रहा है, सबसे बड़ी कंट्री है यूएसए। अब यूएसए का चाहती है कि चाइना को काउंटर करना इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसलिए उन्होंने क्वाड को लेकर, एशिया पाइवट पॉलिसी को लेकर, ब्लू डॉट नेटवर्क को लेकर आगे बढ़ती है एंड मेकिंग एशिया में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाना चाहती है। लेकिन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडो पैसिफिक और चाइना को काउंटर करना, चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करना। फॉर दैट रीजन दे ऑलवेज यूज फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता होगा यहाँ साउथ चाइना सी है, दैट्स सो इंपॉर्टेंट एरिया, एंड साउथ चाइना सी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक ओशियन। अब साउथ चाइना सी में चाइना का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। अगर इकोनॉमिक वाइज अगर देखिएगा, स्ट्रेटेजिक वाइज, तो साउथ चाइना सी हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। इकोनॉमिक वाइज समझिए क्या है, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। क्रूड ऑयल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को लेकर, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनको लेकर बहुत पोटेंशियल है, और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ पे किसी का कंट्रोल हो जाए तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर टू कंट्रोल द होल इंडो पैसिफिक रीजन, जिसको लेकर चाइना हमेशा अपना डोमिनेंट बनाना चाहती है साउथ चाइना सी में। और आने वाले समय में चाइना रीनेम कर देगी, उसको बना देगी चाइना लेक। तो वो एक बेसिकली इंपॉर्टेंट एरिया जिसको लेकर हमेशा एक क्लैश होते रहता है अराउंड द एवरी कंट्रीज हु बिलोंग टू साउथ चाइना सी, जहां आपने 9 डैश लाइन पढ़ा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स, जिसको लेकर नॉटिकल माइल्स को लेकर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर। तो फिलीपींस को लेकर चाइना में हमेशा कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा, क्लैश होते रहता। तो साउथ चाइना सी इज वेरी क्रिटिकल, एंड साउथ चाइना सी है क्या? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो ये सारा चीज हमें इंडो पैसिफिक एरिया को समझाता है कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लेकर क्वाड प्ले क्रिटिकल रोल, एंड दिस 4 कंट्रीज आर supposing making important role regarding counter China and making free and open area. Now we understand Quad, तो उसके लिए हमें समझना होगा the important timeline. क्वाड का जो सबसे बेसिक चीज है कि वाई क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल क्वाड। अगर क्वाड को देखें तो इतने इनेबल्ड हैं 24%, क्योंकि ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। 35% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। फॉर दैट रीजन क्वाड इट वेरी इंपॉर्टेंट। 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो ये चीज हमें ये शो करता है कि क्वाड इज वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग Indo-Pacific. So this is about the Quad, informal group which having common objective। और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक
region. So this is all about Quad. Now we understand the timeline regarding Quad. तो Quad का कैसे एक important evolution हुआ, first we have to understand. In 2004, Quad began as a tsunami core group. After 2004 Indian Ocean tsunami to provide humanitarian and disaster assistance to the affected region. So this is अबाउट क्वाड का एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ 2004 में व्हेन वी टॉक अबाउट द सुनामी. Okay, now then it moves to the 2007 formalized by former Japanese Prime Minister Shinzo Abe जो थे उस समय, and first Quad meeting took place on the sideline of the ASEAN Regional Forum and Quad fell dormant. तो पहला जो इनिशिएटिव लिया गया था बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 2007 में, और उसके बाद चर्चा तो हुआ, डिस्कशंस हुआ, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर, ऐसा माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाइना के प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया बेसिकली वो आना नहीं चाहती थी फ्रंट में, तो वहाँ से फिर ये चीज़ बहुत डॉर्मेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया. Then we move to the 2017. Again the discussion takes place, and in 2017 first official talks took place in Philippines on the margin of East Asia Summit. ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा था. उसको काउंटर करने के लिए, उसको ध्यान में लाने के लिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. दे मूव टू द फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप, जिसको हम क्वाड कहते हैं. Now in 2021, first virtual Quad leaders summit held in US, and leaders released joint statement titled Spirit of the Quad, followed by first in-person meeting. अब Quad का जब हम स्पिरिट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो it means that it is economic as well as security cooperation. तो यहाँ पे इकोनॉमिक को भी ध्यान में रखा गया है और सिक्योरिटी को. ओपनली कभी ये नहीं बोला गया कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल ग्रुप बनाया गया, लेकिन उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव यही है. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव जो दिखता है, जो समझाया जाता है इन द इंटरनेशनल पॉलिसीज, कि ये है कि ये एक इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, कॉपरेशन. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वाड. नाउ इन 2022 एंड 23 सेकेंड एंड थर्ड क्वाड लीडर समिट हुआ था इन जापान, एंड 2024 दिस इज द लेटेस्ट वन इन यूएसए, और 25 में भारत में होने वाला. तो 2024 में भी बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुआ, और वहां से क्या आउटकम हुआ वो हमारा करंट अफेयर टॉपिक्स है. एंड क्वाड अगेन बिकम इन द न्यूज रिगार्डिंग दिस इंटरनेशनल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता. तो दिस इज द बेसिक क्वाड टाइमलाइन वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट एरिया वेयर द सिग्निफिकेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड. क्या सिग्निफिकेंस है क्वाड का? सिग्निफिकेंस, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो सीधे क्लियर है. द फर्स्ट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज दैट strategic counterbalance to China. अगेन वी यहाँ बहुत सारा चीज डिस्कस किए थे कि जो मेन सिग्निफिकेंस है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के हेजिमनी को काउंटर करने के लिए, और यूएसए का जो एक तरीके से जो डोमिनेंस है इन द होल जियो पॉलिटिक्स, वो चाहती है कि चाइना आने वाले समय में रसिया उनका सबसे बड़ा एक ओपोनेंट हो सकता है. तो उनको काउंटर करने के लिए क्वाड का एक इंपॉर्टेंट समिट बनाया गया, या ऑर्गेनाइजेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं. देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट मेरीटाइम सिक्योरिटी. थर्ड इज द आसियान सेंट्रलिटी. अब ये आसियान सेंट्रलिटी क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझिए. हमेशा क्वाड के जो मेंबर्स है दे फोकस इंडो पैसिफिक रीजन, फ्री एंड ओपन, और आसियान को सेंट्रल में बताते हुए. क्योंकि अगर आप मैप से समझिए, दिस इज द आसियान कंट्रीज वेयर वी हैव डिस्कस. तो आसियान सेंट्रलिटी का मतलब ये हो गया एक तरीके से इन द इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स, कि जो डेवलपमेंट्स हो, जो चीज़ हो, आसियान कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू द आसियान कंट्रीज. और ये एरिया फ्री एंड ओपन हो, हर के लिए हो, प्रॉस्पेरस हो, हर को
एक्सेस हो, पर चाइना इसको कंट्रोल करना चाहती है। तो अब डायरेक्टली क्या चाहते हैं कि आसियान को फ्रंट में लाके आसियान सेंट्रलिटी इस चीज को फोकस रखते हुए ये आप आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग क्वाड। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हमें पता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन देयर हैव लॉट्स ऑफ क्लाइमेटिक प्रॉब्लम जो बना हुआ है, सुनामी हो या साइक्लोन्स हो, क्लाइमेट चेंज हो, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। तो क्वाड उस पर भी बहुत फोकस करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर जरूरत पड़ती है। इन द कोविड क्वाड प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जो पेंडेमिक आया था उसके प्रिपेयरनेस को लेते हुए, उसके वैक्सीन को लेते हुए, पर्टिकुलर आइलैंड कंट्रीज को लेते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, तो क्वाड ऑलवेज वोकल एंड फर्स्ट वेयर रिस्पॉन्डर रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ। तो आप कह सकते हैं कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, द क्वाड इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। So we are talking about significance of quad. Next, when we talk about the next, technology as well as supply chain. So these all are the important significance when we talk strategic। चाइना के लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कोर पॉइंट, आसियान सेंट्रलिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फॉर इंडिया व्हाई क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सवाल तो आता ही है कि क्वाड हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। We have to understand some important points. First, global positioning। भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है एक तरीके से शिफ्ट होते रहता है कभी इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया ने सबसे पहले ये कहा कि फर्स्ट वी हैव टू मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन रीजन। क्यों ऐसा समझती है भारत। भारत का ये समझना है कि पहले हमको अपने जो इंडियन ओशियन रीजन है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट एरियाज इंडो पैसिफिक रीजन। तो ग्लोबल पोजिशनिंग और इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना वेयर क्वाड प्ले सिग्निफिकेंट रोल। आप यहाँ पे देखिएगा इंडिया के बहुत सारे पॉलिसीज है उनको पहले उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। अब बहुत सारे न्यूज में आता है कि नाउ इंडिया ओपनली क्रिटिसाइज चाइना पोजिशन ऑन साउथ चाइना सी। चाइना सी को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर इंडिया हमेशा क्रिटिसाइज करती है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। उन्होंने कहा कि चाइना को फॉलो करना चाहिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, अनक्लॉज का जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना चाहिए, फिलीपींस के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, या जितने भी आसियान कंट्रीज है उनकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इट मीन्स दैट नाउ इंडिया चेंजिंग देयर शिफ्ट टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन आफ्टर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंस इन इंडियन ओशियन। तो भारत इंडियन ओशियन में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग कर लिया, नाउ दे शिफ्ट टू द इंडो पैसिफिक। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस, पहला तो ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग। सेकेंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी as well as Sagar doctrine, as well as Sagar doctrine। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया नाउ चेंज टू लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर डॉक्ट्रिन। तो मैंने आपको बताया था इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया वहां पे सागर डॉक्ट्रिन को लेकर, सागर पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही है एंड मेकिंग ए ह्यूज प्रेजेंस। जैसे जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना और टू इन्हांस देयर आसियान रिलेशन, वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेकर आए जिनका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर डॉक्ट्रिन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। सागर डॉक्ट्रिन भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन दिस टू पॉलिसीज वेयर क्वाड प्ले क्रिटिकल रोल। मेरीटाइम रूल आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ क्वाड, भारत के लिए भी बड़ा स्ट्रांग हो गया कि हाउ दे इनहांस देयर मेरीटाइम पोजिशनिंग। मेरीटाइम का रोल को लेकर भी भारत को हुआ क्योंकि वहां पे यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो दिस इंपॉर्टेंट कोलेटरल एक तरीके से जो कोलिजन हुआ है, एक तरीके से एक जो गठबंधन हुआ है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेयर इंडिया इनहांसिंग देयर मेरीटाइम प्रेजेंस। नेक्स्ट
Again, you can say technology and socio-economic development. So these all are the important point when we talk about Quad significance for India. So these all are the important one. Next, challenges. अब कुछ चीज तो इंपॉर्टेंट चीज है जहां क्वाड को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्वाड सीरियस नहीं है, दे हैव सम इंपॉर्टेंट कंसर्न, म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये सारा इंपॉर्टेंट एक तरीके से इश्यूज क्रिएट होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड. क्वाड का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली दे फोकस अबाउट द मेरी टाइम, नॉट फॉर द लैंड, क्योंकि यूएसए ने पहले ही क्लियर कर दिया द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक को लेकर. एंड एक तरीके से द क्वाड का जो भी स्ट्रक्चर है वहां पे यूएसए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस पे हमेशा सवाल होता है कि दे बेसिकली फोकस ऑन द मेरी टाइम, नॉट लैंड. तो मेरी टाइम प्रेजेंस को सिर्फ ध्यान रखा जाता ना कि और किसी चीज को. तो दिस इज द कोर. सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, लैक अनडिफाइंड विजन. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी हैव टू डिस्क्राइब कि ये भी एक लैक अनडिफाइंड विजन है, क्योंकि कभी चाइना के प्रेजेंस को बात किया जाता है, कभी आसियान सेंट्रलिटी की बात की जाती है, कभी इकोनॉमिक कॉपरेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेरी टाइम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. तो सही में विजन क्लियर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है. तो एक तो मेरी टाइम प्रेजेंस डोमिनेटेड, सेकेंड द लैक अनडिफाइंड विजन, चैलेंजेस ऑन एक्सपेंशन. अब चार कंट्रीज को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू हैव टू बिकम मल्टीलैटरल. अब एक्सपेंशन को भी लेकर कोई क्लियर नहीं चाहती, ये बहुत चर्चा में रहता है क्वाड प्लस को लेकर. आफ्टर ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स की जैसे एक्सपेंशन हुआ, क्वाड के एक्सपेंशन को लेकर भी बहुत चर्चा होता है. बहुत सारे कंट्रीज है, दे वांट द बिकम द पार्ट, जैसे साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, कुछ आसियान के इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इंडोनेशिया, वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ क्वाड. लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, कोई चार्टर नहीं होने के कारण यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यूज और चैलेंज बना हुआ है. चाइना का इकोनॉमिक डिपेंडेंस, चाइना इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हमें पता है चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाइना को काउंटर कर रहे हैं और आपका जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वो चाइना ही है, तो ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल चैलेंज बना हुआ रिगार्डिंग क्वाड. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड. तो क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इंडो पैसिफिक एरिया इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, उसको समझते हुए हमने क्वाड समझा. एंड लास्ट द इंपॉर्टेंट वन, द 2024 समिट इन यूएसए, वहां से क्या क्या आउटकम निकला वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिया उस चीज का कैसे फायदा ले सकता है, इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो सकता है. तो नाउ वी डिस्कस इंपॉर्टेंट आउटकम रिगार्डिंग द लेटेस्ट समिट. तो दिस इज द आउटकम ऑफ क्वाड 2024 व्हाट वी हैव टू डिस्कस. अगेन इन प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि क्वाड एक इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करती है. तो इकोनॉमिक में बहुत सारा एरियाज है, बाउंड्रीज है, जिसको लेकर बातचीत की जाती है. तो इस आउटकम में क्या हुआ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट वन वेयर मैरीटाइम इनिशिएटिव्स की बात की गई. मैत्री इनिशिएटिव, तो मैरीटाइम ट्रेनिंग initiative for the Indo-Pacific region, where it is a new regional maritime initiative for training the Quad partners to monitor and secure their waters, enforce their laws and unlawful behavior. This inaugural will be hosted by India 2025. मैंने बोला था कि साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बड़ा डोमिनेंस है, चाइना नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल रूल्स, जिसको लेकर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया है क्वाड का, जिसमें सपोर्ट रहेगा यूएसए का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का. एंड दिस विल फर्स्ट समिट का फर्स्ट कहाँ होस्ट होगा, 2025 में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. दूसरा, क्वाड कोस्ट गार्ड कॉपरेशन. हमें पता है फॉर द सर्विलेंस, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस वी नीड द कोस्ट गार्ड सपोर्ट. उसको और इन्हांस करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए दे came with new proposal regarding coast guard cooperation. तो इसको भी लेकर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर बनाया गया है, इनिशिएटिव्स लिया गया क्वाड एट सी
Ship Observer Mission and scheduled for 2025. So this is one of the first initiatives taken in the maritime security. हम दूसरा बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. हमने सिग्निफिकेंस में बात किया था इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग द डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन. तो दिस ऑल एंड द क्वाड इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. तो इसमें देखिए क्या डेवलपमेंट्स हुए. इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट, ए ज्वाइंट एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी विल बी डेवलप्ड टू इन्हांस द इफिशिएंसी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड आउटकम इन 2024. द थर्ड वन इज द हेल्थ इनिशिएटिव्स. क्वाड कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव, ये हेल्थ को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया बाय द क्वाड कंट्रीज. दिस इनिशिएटिव्स एम्स टू कॉम्बैट सर्वाइकल cancer by promoting increased HPV vaccination, expanding access to screening, enhancing treatment. तो माना गया एक रिपोर्ट के हिसाब से सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है और आने समय होने वाला, जिसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया गया जिसका नाम है क्वाड कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव्स. वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन एजुकेशन एंड रिसर्च. इसको भी लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. क्वाड स्कॉलरशिप की बात की गई है, क्वाड बायो एक्सप्लोर यूनिवर्सिटीज की बात है. दिस ऑल आर द क्वाड एंड रिसर्च. नेक्स्ट वी मूव टू द फिफ्थ वन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सेंटर फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस. इसको भी लेकर एक इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल नेटवर्क की बात की गई है. एंड लास्ट क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी, क्वाड चैम को लेकर एक इंपॉर्टेंट लिया गया. इसका फुल फॉर्म है क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज. इनिशिएटिव एम्स टू enhance resilience against climate impact across the region. We already talk about the Indo-Pacific region. Climate change is one of the core factors. So this is all are the important outcome of Quad 2024. तो what we have discussed कि Quad का beginning कैसे हुआ, क्या objective रहा, and what are the significance for India as well as significance of Quad and challenges. So this is very important topic when we talk about specifically Indo-Pacific. Now we move to the next important topic, वेस्ट एशिया क्वाड. अब वेस्ट एशिया क्वाड क्या होता है? आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा I2U2. ओके, तो I2U2 को भी बोला जाता है वेस्ट एशिया क्वाड, मिनी क्वाड. तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेम ऑब्जेक्टिव है जिस पे ये काम किया जा रहा है. अब हम I2U2 क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जहां पे हमने इंडो पैसिफिक रीजन का क्वाड डिस्कस किया, देन वी मूव टू द वेस्ट एशिया. तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इंडो पैसिफिक एज वेल एज वेस्ट एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने टॉपिक्स हैं, जितने करेंट डेवलपमेंट्स है, वी हैव टू क्लियर रिगार्डिंग आवर एग्जामिनेशन. तो I2U2 का मतलब हो गया, पहला आई का मतलब है इंडिया, दूसरा आई का मतलब इजराइल, एक यू का मतलब यूएसए, आपने पढ़ा होगा, एंड सेकेंड यू का मतलब यूएई. इसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं I2U2 एंड नोन एज वेल एज नोन एज वेस्ट एशिया क्वाड और मिनी क्वाड. अब इस ग्रुप का सबसे खासियत है, अगर हम क्वाड को ऐसे बोले तो दिस इज बेसिकली टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस, चाइना हेजिमनी को लेकर. और अगर हम I2U2 का बात करें तो ईरान ने कहा कि हमारे लिए बनाया गया है टू काउंटर ईरान प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया. ईरान इज़ वेरी पावरफुल कंट्री कंपेयर टू अदर. ईरान बहुत पावरफुल है और एक तरीके से एंटी यूएसए, है. तो चाइना रसिया एंटी यूएसए ग्रुप है, एक नया एक्सिस बना हुआ है. वैसे ईरान इज आल्सो एंटी यूएसए. तो ये एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको काउंटर करने के लिए I2U2 बनाया गया. अब I2U2 में एक तरफ आप देखिएगा इजराइल है और एक तरफ यूएई है. हाउ इट पॉसिबल कि दो ऐसे कंट्रीज जो शुरू से एक बहुत बड़े राइवल रहे हैं और उनको कैसे साथ में लाया गया? उस साथ में लाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया वो किसके द्वारा प्ले किया गया? यूएसए के द्वारा. वेयर Abraham Accord, when we talk about the evolution of I2U2, where Abraham Accord
in 2020 where USA act as mediator between Arab countries like Bahrain and UAE to make strong diplomatic, economic relations with Israel. तो दिस इज अबाउट अब्राहम एकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही नहीं I2U2 बन गया। I2U2 बनने से पहले एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया और अब्राहम को जो अब्राहम थे, प्रॉफिट अब्राहम थे, माना जाता हु इज द फाउंडर ऑफ 3 रिलीजन, जो क्रिश्चियनिटी को, जुडिज्म को, इस्लाम वाला जो है वहां पे दो इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के नाम पे एक एकॉर्ड बनाया गया था। प्रीवियस भी एग्रीमेंट हो चुका है ऐसा, जिसमें इजिप्ट इसराइल के साथ रिलेशन की बात की गई। तो दिस इज द क्रिटिकल इवोल्यूशन फैक्टर रिगार्डिंग I2U2। तो यूएसए ने सबसे पहले क्या किया कि यूएई का इजराइल के साथ स्मूथ रिलेशन डेवलप करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्सचेंजेस शुरू किया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई, रिसोर्सेज की बात की गई, टूरिज्म को बढ़ाया, एंड देन ही मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जिसका नाम बना I2U2। तो हर ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर टू फॉर्म ऑफ I2U2 इज द अब्राहम एकॉर्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए द वेस्ट एशिया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन में कहा था कि चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन द वेस्ट एशिया। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पहले हम यूएई का रिलेशन सुधारते हैं, इजराइल के साथ, बहरीन के साथ, सबका रिलेशन सुधारते हैं तो हमारे लिए बड़ा स्मूथ होगा, मेकिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, और चाइना को हम इजिली काउंटर करना जाएंगे। और यहाँ पे जो सेंटर में रखा गया वो ईरान को रखा गया। ईरान को ऐसा लगता है कि ये जो ग्रुपिंग किया गया जिसको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोला जाता है, बेसिकली टू काउंटर। अगर हम क्वाड की बात करें तो बेसिकली क्या था, इकोनॉमिक एज वेल एज मेरीटाइम सिक्योरिटी। लेकिन हम I2U2 की बात करें तो वो है टोटली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जहाँ पे एनर्जी, क्लाइमेट एनर्जी, क्लीन एनर्जी की हम बात करते हैं, उसके बाद टूरिज्म की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब फैक्टर्स है। यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड एंड वेस्ट एशिया क्वाड और I2U2। तो पहला फैक्टर तो अब्राहम एकॉर्ड था। दूसरा चाइना का डोमिनेंस, हमने डिस्कशन किया था कि चाइना, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है चाइना का। सऊदी का रिलेशन सुधारा जा रहा है ईरान के साथ, वेयर चाइना प्ले मीडिएटर का रोल, कि आने वाले समय में दिस ऑल आर बिकम टिल्टेड टुवर्ड द चाइना, और यहाँ वो यूएसए को एक तरीके से टारगेट कर सके। तो हर कंट्रीज अपने फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है। अब हमें हर कंट्रीज के साथ साथ भारत का इस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी समझना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन। तो हमने बात किया था अब्राहम, दूसरा अब्राहम एकॉर्ड के बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां बन जा रहा है इवोल्यूशन में, चाइना। एंड थर्ड द रीजनल इनस्टेबिलिटी। अब रीजनल इनस्टेबिलिटी को सुधारने के लिए भी I2U2 आगे आई। तो दिस इज द बेसिक इवोल्यूशन ऑफ I2U2 और वेस्ट एशिया क्वाड। तो अब्राहम, चाइना एंड रीजनल इनस्टेबिलिटी, इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम बनाया गया था, एंड देन नाम चेंज करके I2U2 किया गया था। इट नोन एज इन 2021 इट इज नोन एज इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कॉपरेशन। वो आगे जाकर I2U2 बना, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कॉपरेशन दैट बिकम टू I2U2 और वेस्ट एशिया क्वाड। ओके, मिनी क्वाड, बहुत सारा इसको नाम दिया गया। अब I2U2 का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने वहां कोर ऑब्जेक्टिव पढ़ा था क्वाड का, क्या था,
इंडो पैसिफिक फ्री एंड प्रॉस्पेरस। अब यहाँ का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर ऑब्जेक्टिव है वो है री इनर्जाइज एंड रिवाइटलाइज अमेरिकन पार्टनरशिप। अमेरिका का डोमिनेंसी को फिर से स्टेबल करना, री इनर्जाइज करना, रिवाइटलाइज करना, क्योंकि यहाँ चाइना का एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस बना हुआ। और एंटी यूएसए जो ईरान बनते जा रहे, ईरान पे बहुत सारे डील्स को लेकर, ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वो जो हम वेस्ट एशिया पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा। तो यूएसए अपना फिर से वहाँ दबदबा बनाना चाहती है, अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती है। तो कोर फैक्टर या ऑब्जेक्टिव क्या है? री इनर्जाइज एंड रिवाइटलाइज अमेरिकन पार्टनरशिप। री इनर्जाइज एंड रिवाइटलाइज अमेरिका। दूसरा, रीजनल इनस्टेबिलिटी। हमने बात किया था कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बहुत इनस्टेबिलिटी है इन वेस्ट एशिया, ईरान का सऊदी के साथ, यूएई का ईरान के साथ, इसराइल का सऊदी के साथ। तो ये जो रिलेशंस है उसको सुधार, इनस्टेबिलिटी पैदा करते, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है I2U2 बनने का। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट। लास्ट, ट्रेड बिटवीन अरब एंड इजराइल। तो ये भी अरब कंट्रीज आए। दिस ऑल आर द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ I2U2। तो ये हमें समझना चाहिए कि I2U2 बनने का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। रिगार्डिंग दिस एरियाज ऑफ कॉपरेशन, एरियाज ऑफ कॉपरेशन। इसमें जो सबसे फर्स्ट वन है कनेक्टिविटी। सेकेंड वन इज द डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक। एंड द कोर एरियाज जो रखा गया है, 6 आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर कॉपरेशन इज वर्किंग। 6 आइडेंटिफाइड एरियाज जिसमें एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। स्पेस, हेल्थ, food security. So these all are the 6 identified areas where cooperations working. So these all are the important areas of cooperation when we talk. कनेक्टिविटी की हम बात करें कि सही कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि रिलेशन पहले से ही खराब था। यूएई का इजराइल के साथ बहुत खराब था। आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके, क्योंकि थर्ड होलीएस्ट प्लेस है जो भी इस्लाम कल्चर रिलीजन को मानते हैं। मक्का मदीना के बाद जो थर्ड सबसे उनके लिए होलीस्ट प्लेस है वो कौन सा है? वहाँ का जो एक मॉस्क है अल-अक्सा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यूएई आना चाहते हैं, दुबई कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हर एक दूसरे से साथ कंट्री के जो उसमें मास्टर है उसको वो हेल्प कर रही है। तो दिस कोऑपरेशन मेकिंग सिग्निफिकेंस इन स्ट्रॉन्ग ऑफ I2U2 इन दिस एरिया। तो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, यूएई के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ का पैसा इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आफ्टर दिस I2U2 जो सबमिट हुआ था वर्चुअली, उसमें डिसाइड हुआ, यूएई डिसाइडेड कि वी विल इन्वेस्ट $2 बिलियन इन फूड सिक्योरिटी पार्क्स। जैसे क्लीन एनर्जी को लेकर यूएई ने डिसाइड किया कि हाँ, आने वाले समय में हम गुजरात में बहुत सारे क्लीन एनर्जी पे वर्क करेंगे।
एक एम बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, उसमें भी भारत को इंक्लूड किया गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक व्हेन वी टॉक अबाउट। तो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास रिसोर्सेस है, यूएई के पास मनी है, एक्सपर्टाइज है यूएसए के पास। तो ये एक दूसरे के साथ कॉपरेशन होगा तो सब कंट्रीज को फायदा होगा। तो कनेक्टिविटी में, एनर्जी में, इकोनॉमिक कॉपरेशन में, फूड सिक्योरिटी में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन वेयर वी हैव टू डिस्कस। अगर हम भारत की बात करें, फॉर इंडिया, हाउ दिस I2U2 is important. The first point, the shift of regional to मल्टीलैटरल। हम कह सकते हैं इससे पहले भारत का वेस्ट एशिया में सिर्फ रीजनल डिप्लोमेसी चल रहा था या रीजनल पॉलिसी थे, जैसे इंडिया का यूएई के साथ, इंडिया का ईरान के साथ, इंडिया का इजराइल के साथ, इंडिया का सऊदी के साथ। तो आफ्टर बिकमिंग I2U2 दिस रीजनल पैराडिम जो शिफ्ट हुआ है डिप्लोमेसी में टू मल्टीलैटरल, जहां भारत को बहुत फायदा होने वाला है या हो सकता है व्हेन I2U2 बिकम ए इफेक्टिव। क्लीन एनर्जी को लेकर इंडिया is more focusing about clean energy, where UAE investing more money regarding clean energy। मैंने जो गुजरात का एग्जांपल किया, इन्वेस्टमेंट में भारत को बहुत फायदा होने वाला है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल में $2 बिलियन का फूड सिक्योरिटी इसको लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। डिहाइफिनेशन शिप्स इंपॉर्टेंट वन। ये जो डिहाइफिनेशन पॉलिसी आपने पढ़ा होगा इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो भारत के लिए बड़ा आसान हो गया आफ्टर I2U2। इसराइल के साथ उतना स्ट्रांग रिलेशन डेवलप कर सकती है वाया I2U2 और उतना ही यूएई के साथ में। तो डिहाइफिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉट इम्पैक्टिंग, नॉट अफेक्टिंग अदर कंट्रीज। जैसे अगर इंडिया का इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है, अगर जितना स्ट्रांग होता तो इम्पैक्ट होता था यूएई के साथ भी, ईरान के साथ भी। लेकिन डिहाइफिनेशन फॉरेन पॉलिसी में ये फायदा है कि विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द I2U2, द डिहाइफिनेशन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट I2U2 फॉर इंडिया। नेक्स्ट, डायस्पोरा की अगर हम बात करें and remittance, Indian diaspora and remittances. So these all are the important significance when we talk about. Next, move to the challenges. Impact on geopolitics. जब नया ग्रुपिंग्स बनता है तो उसके जियोपॉलिटिक्स पे तो असर होगा ही। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सिस, अब ऐसे करके ग्रुपिंग बनेंगे टू काउंटर ईरान, टू काउंटर चाइना, तो वो भी कुछ तो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग और एक्सिस बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सिस लाइक रसिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। तो दिस एक्सिस बिकम वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर द I2U2। नेक्स्ट, ओवरलुकिंग रीजनल इशूज। अब इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चल रहा है, तो इसको एक तरीके से ओवरलुक किया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बन सकता है इन द I2U2। इंपॉर्टेंट, फिर से एक्नॉलेजमेंट ऑफ यूएस हेजीमनी। तो एक तरीके से यूएसए का थोड़ा सा हेजीमनी, डोमिनेंसी डगमगाया था, लेकिन आफ्टर बिकम ए इंपॉर्टेंट I2U2 तो फिर से एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंस बढ़ते जा रहा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा आने वाले समय में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट द I2U2। तो I2U2 इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉट टॉपिक व्हेन वी सी आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ BPSC 70th मेंस। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, व्हाट वी हैव डिस्कस। तो I2U2 को लेकर हम कल एक मेंस क्वेश्चन एंड क्वाड को लेकर डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। देन वी मूव टू द आवर नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।